मूवी की शुरुआत में हम कैथरीन नाम की एक लेडी को देखते हैं जो फोन पर गुस्तफासन नाम के एक आदमी से बात कर रही है। वो उसे किसी प्रोग्राम में खास म्यूजिकल पीस बजाने पर जोर दे रहा है, पर कैथरीन वो धुन बजाने से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो धुन शैतानी है। वो गुस्तफासन की कोई बात नहीं सुनती और फोन काट देती है। फिर वो एक बॉक्स निकालती है जिसमें कुछ पन्नों पर म्यूजिकल नोट्स लिखे हुए हैं। कैथरीन उस बॉक्स को बाहर ले जाती है और उसमें आग लगा देती है, पर अगले ही पल वो बॉक्स अपने आप बंद हो जाता है। तभी कैथरीन को पेड़ों के पीछे से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो उस ओर देखती है तो उसे अंधेरे में दो चमकती आंखें नजर आती हैं और अचानक एक अदृश्य ताकत उसे उसी आग में धकेल देती है। कैथरीन आग में जलकर मर जाती है। इसी बीच जोरों की बरसात शुरू हो जाती है और उस बॉक्स में लगी आग बुझ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मेलिनी को देखते हैं जो कि एक ऑर्केस्ट्रा में फ्लूट बजाने का काम करती है। यहाँ हम गुस्तफासन को भी देखते हैं, यानी वही आदमी जिससे पहले सीन में कैथरीन फोन पर बात कर रही थी। वो उन सबको कैथरीन की मौत की खबर देता है और कहता है कि उसके अचानक गुजर जाने की वजह से उन्हें एनुअल फंड रेजर के लिए नया म्यूजिकल पीस बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब कैथरीन तो परफॉर्म नहीं कर सकती और उन्हें उसी के स्टाइल का कॉम्पोजिशन चाहिए होगा। मेलिनी गुस्तफासन को अप्रोच करती है क्योंकि वो इस नए म्यूजिकल पीस को बनाने की जिम्मेदारी लेना चाहती है। कैथरीन उसकी मेंटोर थी तो वो उसका स्टाइल समझती है। वो कहती है कि वो भी वैसी धुन बना सकती है। दरअसल मेलिनी एक सिंगल मदर है और उसकी बेटी जोई को हियरिंग लॉस है और उसके इलाज के लिए मेलिनी को बहुत सारे पैसे चाहिए। गुस्तफासन को भी ये बात पता है, इसीलिए वो मेलिनी के सामने एक ऑफर रखता है कि अगर वो कैथरीन का ओरिजिनल कॉम्पोजिशन ढूंढ कर ले आएगी तो वो उसे एनुअल फंड रेजर में मेन आर्टिस्ट के तौर पर रख लेगा। मेलिनी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। वो कैथरीन के घर जाती है तो उसकी बहन एलिस समझ जाती है कि वो वहाँ कैथरीन की धुन लेने आई है। वो कहती है कि तुम और तुम्हारा बॉस गुस्तफासन दोनों गिद्ध हो। मेरी बहन को मरे हुए 4 दिन भी नहीं हुए और तुम लोग यहाँ अपना उल्लू सीधा करने आ गए। उसी कॉम्पोजिशन ने मेरी बहन की जान ली है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, जाओ यहाँ से। पर मेलिनी ऐसे खाली हाथ तो लौट नहीं सकती, तो वो कैथरीन के घर के बाहर ही छुपकर इंतजार करने लगती है। और जैसे ही एलिस किसी काम से बाहर जाती है, मेलिनी चुपके से घर में एंटर कर जाती है। वहाँ उसे कपड़े में लिपटा हुआ वही बॉक्स मिलता है। साथ ही उसे वहाँ 2 रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं जिसमें कैथरीन की कॉम्पोजिशन के 2 मूवमेंट्स हैं। जब मेलिनी उन्हें सुनती है तो उसे कुछ विजन्स आते हैं। तभी अचानक वहाँ लाइट चली जाती है। मेलिनी वहाँ से निकलती है और जब वो अपनी कार में बैठती है तो रियलाइज करती है कि उसका बैग जिसमें उसकी कार की चाबी थी वो घर में ही भूल गई है। वो वापस घर के अंदर जाती है तो उसे अंधेरे में कोई साया खड़ा नजर आता है। वो अपना बैग उठाकर वहाँ से भागती है और फटाफट कार में आकर बैठ जाती है और वहाँ से निकल लेती है। अगले दिन वो गुस्तफासन से मिलती है और उसे वो रिकॉर्ड्स और कॉम्पोजिशन दिखाती है। वो पूछता है कि इसका लास्ट मूवमेंट कहाँ है, बिना लास्ट पार्ट की तो ये पीस अधूरा है। मेलिनी कहती है कि वो इस पीस को पूरा कर देगी, उसे बस थोड़ा वक्त चाहिए। तो गुस्तफासन राजी हो जाता है। घर जाकर मेलिनी उस धुन पर काम करना शुरू कर देती है और जब वो दोबारा उन रिकॉर्ड्स को सुनती है तो उसे फिर से वही विजन्स आते हैं और वो देखती है कि जो लड़की पहाड़ की चोटी पर खड़ी फ्लूट बजा रही थी वो खुद है। उसका ट्रांस टूटता है और वो हेडफोन्स निकाल देती है, पर उसमें से अब कुछ डिस्टॉर्टेड सी आवाज आ रही है। फिर वो अपने दोस्त फिलिप के पास जाती है जो कि म्यूजिक पर रिसर्च करता है। वो उसे वो म्यूजिकल पीस सुनाती है और कैथरीन की कॉम्पोजिशन दिखाती है। उन कागजों पर लैटिन में कुछ लिखा है। फिलिप उसे ट्रांसलेट करता है और उसका मतलब ये है कि सुरों को बेसुरा करके अराजकता फैलाओ। मेलिनी को इसका मतलब समझ नहीं आता तो फिलिप उसे बताता है कि पुराने जमाने में माना जाता था कि संगीत में उथल पुथल करने से आत्मा पर असर होता है जिससे वो भटक सकती है, और पुराने जमाने में टोने टुटके के लिए भी संगीत का इस्तेमाल होता था जिसे डिमोनिक म्यूजिक कहा जाता था। पर इस सब का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। अब मेलिनी फिलिप को उन रिकॉर्ड्स के एंड में जो आवाज रिकॉर्डेड थी उसे क्लीन करने के लिए कहती है। अगले दिन मेलिनी की दोस्त नैन्सी का बेटा कॉलिन जोई के साथ खेलने के लिए मेलिनी के घर आता है। तभी कॉलिन को वो रिकॉर्ड्स दिखते हैं और वो उन्हें सुनने लगता है, पर उसी वक्त जोई वहाँ आ जाती है और कॉलिन कहता है कि उस धुन को सुनकर उसे बहुत अजीब फीलिंग हुई और उसने एक झील देखी। जोई को भी ये अजीब लगता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो दोनों हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। इस दौरान कॉलिन को जोई की बॉल दिखाई देती है तो वो उसके पीछे जाता है। वहाँ उसे वही इविल एंटिटी दिखती है और वो डर के वहाँ से भाग जाता है। रात में कॉलिन अपने बेडरूम में होता है। वो उसी धुन को व्हिसिल के थ्रू बार बार बजा रहा है। उसकी मॉम उससे कहती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि ये धुन उसे भी डिस्टर्ब कर रही है। कॉलिन कहता है कि ये धुन उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही। उसकी मॉम उसे चुपचाप सो जाने को कहती है। फिर जब कॉलिन सोने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे अपने बेड के नीचे एक चूहा दिखता है। वो डरकर पीछे हटने लगता है। तभी अचानक वहाँ वो एंटिटी अपीयर होती है और वो कॉलिन को अपने वश में करके अपने साथ ले जाती है।
अगले दिन नैन्सी परेशान हालत में मेलेनी के पास आती है और उसे बताती है कि कॉलिन कहीं गायब हो गया है। वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं। फिर मेलेनी गुस्ताफासन से मिलती है और कहती है कि बच्चों के हिसाब से ये धुन बहुत डार्क है, पर गुस्ताफासन कहता है कि उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस उस कॉम्पोजिशन की एंडिंग चाहिए और वो इसके लिए मेलेनी को कल तक का वक्त देता है, वरना वो उसे ऑर्केस्ट्रा की जॉब से निकाल देगा। फिर गुस्ताफासन अपनी ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ उसी धुन की परफॉर्मेंस प्रैक्टिस करने लगता है। इस दौरान मेलेनी को बर्फ के पहाड़ों के बीच एक कासल दिखता है और अचानक स्टेज पर ही उस टीम का फ्लूट प्लेयर, जिसका नाम फ्रैंकलिन है, फ्लूट बजाते बजाते बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो ठीक भी हो जाता है। मेलेनी हॉल से बाहर आती है तो वहाँ एक फोटो एग्जीबिशन लगा हुआ था। वहाँ एक फोटो में वो वही लेक और कासल देखती है जो उसने अपने विजन्स में देखा था। उसे पता चलता है कि वो लेक वेसर है जो जर्मनी के शहर हैमलिन में है। अब मेलेनी को हैमलिन नाम पढ़कर कुछ याद आता है। वो घर जाकर जोई की फेरी टेल्स की बुक देखती है जिसमें हैमलिन के पाइट पाइपर की कहानी है। उस कहानी के मुताबिक जब एक बार जर्मनी के हैमलिन शहर में बहुत सारे चूहे आ गए थे, तब उस शहर के लोग उन्हें भगाने के लिए एक पाइपर को लाए, जिसके बदले में वो उसे पैसे देने वाले थे। उस पाइपर ने धुन बजाकर चूहों को भगा दिया, पर फिर उस शहर के लोग अपने वादे से मुकर गए और उसे पैसे नहीं दिए। तो पाइपर गुस्से में शहर के लोगों की सबसे कीमती चीज यानी कि उनके बच्चों को वही धुन बजाकर झील की ओर ले गया और फिर वो बच्चे कभी नहीं लौटे। इतना पढ़कर मेलेनी बुक बंद कर देती है, ये कहते हुए कि ये बिल्कुल बकवास कहानी है। वो जोई को जाकर सो जाने को कहती है और खुद धुन की एंडिंग पर काम करने लगती है और काम करते करते उसे नींद आ जाती है। उधर जोई वो धुन सुन लेती है और अचानक वो इविल एंटिटी जोई के पीछे अपीयर होती है। वो उसे पकड़ने ही वाली होती है, पर जैसे ही जोई पलटती है वो एंटिटी गायब हो जाती है। अगले दिन मेलेनी देखती है कि वो धुन अपने आप कंप्लीट हो गई है। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। अब वो कैथरीन के बारे में नेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि 30 साल पहले जब कैथरीन ने वो धुन बजाई थी तो उस कॉन्सर्ट हॉल में आग लग गई थी। उसमें 40 बच्चे जलकर मर गए थे और उनकी बॉडीज कभी नहीं मिली। उसके बाद कैथरीन ने उस धुन को कभी नहीं बजाया। अब मेलेनी का शक गहरा हो जाता है कि उस धुन में कुछ तो प्रॉब्लम है। वो गुस्ताफासन के पास जाकर उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो प्रोग्राम में उस धुन को ना बजाए। ये धुन वैसी नहीं है जैसा वो लोग सोच रहे हैं। शायद कैथरीन ने वो धुन लिखी भी नहीं है। वो नहीं चाहती थी कि उसका नाम इससे जुड़े, लेकिन गुस्ताफासन अपनी जिद पर अड़ा रहता है और मेलेनी की एक नहीं सुनता। उसे बस उससे धुन की एंडिंग चाहिए। तभी फ्रैंकलिन वहाँ आता है और कहता है कि उसने उस धुन को अपने वर्जन में पूरा कर लिया है और वो उसे प्रोग्राम में बजा सकते हैं। मेलेनी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनते और गुस्ताफासन मेलेनी को ऑर्केस्ट्रा से बाहर निकाल देता है। फिर हम देखते हैं कि फिलिप मेलेनी के घर आता है जोई की बेबी सिटिंग के लिए। मेलेनी को उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती और वो समझ जाती है कि उस पर भी उस धुन को सुनने का असर हुआ है। वो उससे पूछती है कि उसे भी वो धुन हमेशा सुनाई देती है ना, और झील भी दिखती है। फिलिप हैरान है कि उसे ये सब कैसे पता। तो मेलेनी कहती है कि उस धुन में जरूर कुछ गड़बड़ है। वो पाइट पाइपर की कहानी की तरह बच्चों और बड़ों पर अलग अलग असर करती है। अब फिलिप कहता है कि तुमने मुझे क्लीन करने के लिए जो ऑडियो दिया था, शायद तुम्हें वो सुनना चाहिए। मेलेनी वो लास्ट पार्ट सुनती है। उसमें एक डरावनी आवाज थी जो लैटिन में कह रही थी कि अराजकता ही मेरी दुनिया है। मेलेनी को लगता है कि शायद ये शैतान उसके जरिए ये धुन पूरी करना चाहता है। वो शायद कैथरीन के जरिए भी यही करना चाहता था। वो कैथरीन के घर जाने का तय करती है, शायद उसे वहीं इस सब का कुछ सोल्यूशन मिले। उधर जोई उस पाइट पाइपर की कहानी आगे पढ़ रही होती है जहाँ से मेलेनी ने उसे अधूरा छोड़ दिया था। उस कहानी के मुताबिक उन बच्चों में एक बहरी बच्ची थी, तो उस पाइपर की धुन का असर उस पर नहीं हुआ और वो शहर के लोगों को उस झील तक ले गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए उस शहर के लोगों ने उस पाइपर को मारकर अपना बदला पूरा किया। लेकिन पाइपर ने मरते वक्त उनसे कहा कि जब तक उसकी धुन जिंदा है तब तक उनके बच्चे महफूज नहीं रहेंगे। अचानक जोई को वहाँ कॉलिन की आवाज सुनाई देती है जो कह रही है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। वो उस आवाज के पीछे जाती है, पर वो कॉलिन नहीं बल्कि शैतान पाइट पाइपर था और वो जोई को भी अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर फिलिप ऑडियो के सेकंड पार्ट को ट्रांसलेट करता है, जिसका मतलब है कि अपनी कैद से आजाद होने के बाद मैं अपना बदला लूंगा। उधर मेलेनी को कैथरीन के घर के वॉलपेपर के पीछे उसी धुन के नोट्स मिलते हैं। अचानक उसे उसकी बहन एलिस की आवाज आती है। वो कहती है कि जो सोल्यूशन तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका कोई तोड़ है ही नहीं। अगर तुम्हें वो धुन सुनाई पड़ती है तो इसका मतलब है कि तुम पाइपर के कब्जे में हो। कैथरीन ने सब कुछ ट्राई किया पर उसे सोल्यूशन नहीं मिला और उसकी दुनिया उथल पुथल हो गई। अब अचानक मेलेनी को समझ आता है कि यही उस धुन का तोड़ है। पाइट पाइपर का काम उथल पुथल करके अराजकता फैलाना है, तो उसे उस धुन की उथल पुथल और बेसुरेपन को दूर करके उसे सुरीला बनाना है।
यही एक सोल्यूशन है। घर आकर मेलिनी को पता चलता है कि जोई गायब है और फिलिप उसे उस ऑडियो के सेकंड पार्ट के बारे में भी बताता है। मेलिनी कहती है कि उसे तोड़ मिल गया है, वो सब ठीक कर देगी। वो उस हॉल पहुंचती है जहां आज वो परफॉर्मेंस होनी थी। वहां गुस्ताफासन अपनी टीम के साथ वो धुन बजा रहा है और यहाँ अचानक फ्रैंकलिन की आंखें ग्लो करने लगती हैं, यानी कि उसके अंदर वो पाइपर है। वहाँ बैठे सारे लोग उसकी धुन सुनकर उसके वश में हो गए हैं। मेलिनी भागकर बैक स्टेज पहुँचती है और वहाँ की लाइट ऑफ कर देती है। अचानक वहाँ पाइपर की दुनिया का दरवाजा अपीयर हो जाता है और फिर पाइपर फ्रैंकलिन की बॉडी को फाड़कर बाहर आ जाता है। वो गुस्ताफासन को वहीं मार डालता है और फिर वो वही धुन बजाने लगता है। वो हॉल में बैठे सभी बच्चों को उस दरवाजे से अपनी दुनिया में ले जाता है। मेलिनी उसके पीछे उस दरवाजे में एंटर कर जाती है। उस जगह बर्फ ही बर्फ थी और सारे बच्चे पाइपर की धुन के वश में उसके पीछे पीछे झील की ओर जा रहे हैं। अचानक उन्हीं बच्चों में मेलिनी को जोई नजर आती है। वो जोई के कानों से उसका हियरिंग एड निकाल देती है। जोई होश में आ जाती है और मेलिनी उसी दरवाजे से जोई को लेकर बाहर आ जाती है, पर पाइपर उन्हें देख लेता है और वो जोई को लेने वापस आ जाता है। वो मेलिनी पर हमला करके उसे एक तरफ फेंक देता है और फिर वो जोई के पीछे जाता है, पर जोई खुद को एक जगह छिपा लेती है, लेकिन पाइपर वहाँ भी उसके पीछे आ जाता है। वो उसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी मेलिनी फ्लूट पर वही धुन बजाने लगती है, पर इस बार वो उसे चेंज करके सुरीला बना देती है। पाइपर इससे बुरी तरह डिस्टर्ब होने लगता है। अब जोई भी अपनी माँ के साथ वो धुन बजाने लगती है तो उस पाइपर के अंदर से बहुत सारे चूहे निकलने लगते हैं और उसे काटने लगते हैं। फाइनली पाइपर खत्म हो जाता है। फिर सारे बच्चे उस दरवाजे से सही सलामत बाहर आ जाते हैं। कॉलिन भी उनमें है और फिर वो दरवाजा गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि 3 महीने बाद जोई अपनी म्यूजिक टीचर के साथ है। वो भी अब अपनी माँ जैसी अच्छी फ्लूट बजाने लगी है। वो अपनी टीचर को एक नई धुन सुनाती है, ये कहकर कि वो एक पुराने गाने से इंस्पायर्ड है। और अचानक हम देखते हैं कि जोई की आंखें ग्लो करने लगती है, यानी कि पाइपर का अंत अभी नहीं हुआ है और वो जोई के अंदर है और वो अपने म्यूजिक से फिर से पहले की तरह तबाही फैलाने की कोशिश करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।